हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ये वाले वीडियो लेक्चर में, जो कि सेकंड पार्ट है इन द सीरीज ऑफ एबरेशंस। तो अभी हम लोग इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल्ड डिस्कशन ऑन स्फेरिकल एबरेशन, कि स्फेरिकल एबरेशन एग्जैक्टली क्यों होता है, लेंस में ऐसा क्या है जिस वजह से उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी पैदा हो जाती है। तो स्फेरिकल एबरेशन जो है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है। वैसे साइन कन्वेंशन के मुताबिक जो एबरेशन होता है, मैं लिख देता हूँ जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड में, कि जो हमारा साइन कन्वेंशन है, कन्वेंशन तो आप समझते हैं बेसिकली एक तरीके का एक रिवाज समझ लीजिए, एक प्रथा समझ लीजिए। मतलब ये कोई गॉड गिवन रूल नहीं है, ये जस्ट इंसान में बैठ के मिलके चार पांच साइंटिस्ट बैठे, चार पांच नहीं, बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बैठे वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई आज के बाद से ऐसा ही करेंगे, तो वो साइन कन्वेंशन होता है। तो एबरेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस जो एबरेशन करता है, कॉन्वेक्स लेंस जो एबरेशन प्रोड्यूस करता है वो पॉजिटिव है, और कॉनकेव लेंस जो रहती है वो जो एबरेशन प्रोड्यूस करती है वो नेगेटिव है। तो बस इस बात को बस खाली ध्यान रख लीजिए। वैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से ज़्यादा टेक्निकल टर्म होगा कि मैं कहूँ कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस, और इसको मैं कहूँ डाइवर्जेंट लेंस। तो अगर कन्वर्जेंट सिस्टम है तो एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर डाइवर्जेंट सिस्टम है तो जो स्फेरिकल एबरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये मैंने ज़्यादा बेहतर क्यों समझा इसके मुकाबले, उसके पीछे वजह ये है कि कभी कभार कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जेंट की तरह बिहेव कर सकती है, और कॉनकेव लेंस भी कन्वर्जेंट की तरह बिहेव कर सकती है। निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा इस बात पर कि उसके आसपास का सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है या कम है। क्योंकि आपको याद ही होगा कि जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसमें फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो ऐसी कुछ होती है कि μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये जो मीडियम है ना, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कभी कभार कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट भी बन जाती है और डाइवर्जेंट भी बन सकती है, एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट भी बन सकती है। समझ रहे हैं? मतलब एक्चुअल में इन जनरल कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट लेंस होती है, बट डाइवर्जेंट भी बन सकती है। तो इस वजह से ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि अगर सिस्टम कन्वर्जेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो स्फेरिकल एबरेशन पॉजिटिव है, और सिस्टम अगर जो है डाइवर्जेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो जो है नेगेटिव स्फेरिकल एबरेशन है। आई होप कि आपको ये बेसिक बात यहाँ पे समझ में आई होगी। वैसे हमको इन चीज़ों का यहाँ पे इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं जो है इसे अभी फिलहाल इरेज कर देता हूँ। अच्छा, तो अभी जो है ये जो स्फेरिकल एबरेशन है, बेसिकली इसकी जो पढ़ाई है ना डिटेल में एक बंदे ने की थी, उसका नाम था, मैं नाम लिखता हूँ उस बंदे का, उसको क्रेडिट देना चाहिए, है ना। उसका नाम था लुडविग वॉन सिडेल। सो लुडविग वॉन सिडेल बंदा था, इसने 1855 में जो है इसके ऊपर डेरिवेशन भी की थी, काफ़ी कुछ डिटेल में बातें की थी। इसलिए तो इसको कभी कभार स्फेरिकल एबरेशन को सिडेल एबरेशन भी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों, हमारी जो लेंस है, इस लेंस को है ना बेसिकली हम क्या मान सकते हैं पता है? जैसे कि ये है ना काफ़ी सारे प्रिज्म से बनी हुई है। हम इसे मान सकते हैं कि बहुत सारे छोटे 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 प्रिज्म्स से बनी हुई है। प्रिज्म समझ रहे हैं ना? तो प्रिज्म से बनी हुई है, इसको ऐसा माना जा सकता है। अच्छा, अब ये जो प्रिज्म्स हैं, इन सब का जो बेंडिंग पावर है एग्जैक्टली सेम नहीं है। इन सब प्रिज्म्स का जो बेंडिंग पावर है एग्जैक्टली सेम नहीं है, जरा सा फर्क है, बहुत ही मिनिस्क्यूल है, लेकिन है, भले छोटा क्यों नहीं हो लेकिन फर्क है। अब वो फर्क कैसे है, वो फर्क आया कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? वैसे एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुन रखा हुआ है, ये आप लोगों ने जो है 11th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है। तो साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू एंड साइन ऑफ ए बाई टू, ये जो रेशियो है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इस एंगल ये जो प्रिज्म का एंगल होता है ना,
प्रिज्म का एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, इस पे भी निर्भर करता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्मूला है, इसी को आप ध्यान रखिए कि ए के हिसाब से म्यू भी चेंज होगा। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, और जाहिर सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए को। वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? क्योंकि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ ए प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अभी साइन अपने एंगल को प्रोपोर्शनल रहता है, साइन थीटा अपने थीटा को प्रोपोर्शनल रहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब साइन जीरो मतलब एंगल जीरो है तो साइन भी जीरो है, जब एंगल 45 है तो साइन की वैल्यू 1/√2 है, मतलब बढ़ती चली जाती है। साइन 90 हो गया तो 1 हो गया। तो साइन खुद अपने एंगल को प्रोपोर्शनल है, इसीलिए मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस एंगल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेसन कॉस का ऐसा नहीं है, कॉस के मामले में ऐसा नहीं है। अगर सपोज किसी दुनिया में म्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो म्यू वुड हैव बीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। म्यू थीटा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिकॉज कॉस थीटा थीटा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब थीटा होता है 0 तो कॉस जो होता है वो होता है 1, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप लोग बिल्कुल लिटरल ऐसा मीनिंग मत ले लीजिए, ठीक है। लिटरल आप बोलेंगे वरना 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया, फंक्शन ब्लो अप हो गया। अरे भाई वहाँ तक मत जाइए अभी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब थीटा बढ़ता है ना, जब थीटा बढ़ता है तो कॉस की वैल्यू घटती है। कॉस 90 0 है, कॉस 0 1 है, समझ रहे हैं? तो थीटा बढ़ता है तो कॉस घटता है। तो फिर यहाँ पे म्यू जो है ना थीटा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन इस केस में नहीं। इस केस में म्यू जो है साइन थीटा को प्रोपोर्शनल है। तो अपनी जो ये लेंस है, अपनी जो ये लेंस है, इसको हम मान सकते हैं कि बहुत सारे प्रिज्म से बनी है। अच्छा, ऊपर के प्रिज्म्स देखिए, मतलब ऊपर इन द सेंस पेरीफेरी के प्रिज्म्स देखिए, और बीच के प्रिज्म्स को हम बाद में देखेंगे। तो ऊपर के प्रिज्म्स को देखेंगे तो इनका जो एंगल है ये ज़्यादा बड़ा है। अगर आप ऊपर के प्रिज्म्स को देखें, ऊपर के प्रिज्म्स को देखें तो इन बंदों का एंगल ज़्यादा बड़ा है। और अगर ये अंदर के प्रिज्म्स को देखें, अंदर के प्रिज्म्स को, अंदर का प्रिज्म कैसा है? आप बोलेंगे सर ये तो प्रिज्म दिख भी नहीं रहा है। अब देखो यार, दिखेगा ऐसा ट्रेपेजियम जैसा थोड़ा शेप आ रहा है इसका, है ना। अरे भैया अगर ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा ट्रेपेजियम जैसा इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रेपेजियम सुना होगा ज्योमेट्री में। तो भैया ये ऐसा शेप आ रहा है ना। अच्छा, ये बंदे को भी प्रिज्म मानो। अरे भैया लाइट तो इधर ही गिरानी है ना यार, लाइट तो इधर ही गिरानी, तो है तो प्रिज्म, है तो प्रिज्म। तो इस बंदे को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो इसका जो एंगल बनेगा बहुत ही छोटू बनेगा। अरे छोटू सा एंगल बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है बाहर की तरफ ज्यादा है, और अंदर जैसे जैसे आते गए एंगल छोटा होता जा रहा है। अबे देखो यार, बाहर का एंगल बड़ा, अंदर का एंगल छोटू है। ये दूर जाके कहीं जुड़ेगा, छोटू सा एंगल बनेगा, यहाँ पे बड़ा सा एंगल है। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और अंदर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसका क्या असर होता है कि बेंडिंग ज़्यादा होती है, बेंडिंग ज़्यादा होती है। तो जो भी रेज पेरीफेरी की तरफ होंगी वो ज़्यादा बेंड होंगी, जल्दी बेंड होंगी, और जो भी रेज सेंटर की तरफ होंगी वो धीरे बेंड होंगी, लेट बेंड होंगी, जल्दी बेंड नहीं होंगी। तो अब रेज को हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं रफली। ऐसे कोई यहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन रफली कह सकते हैं कि जो थोड़ा बाहर की तरफ है उन्हें हम कहेंगे पेरीफेरल रेज, पेरीफेरल बाहर की तरफ की रेज, और जो सेंटर की तरफ की उन्हें हम कहेंगे पैरएक्सियल रेज। मतलब ये पैरएक्सियल थोड़ा सा समझ लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना भैया इधर, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाली रेज या नज़दीक रेज, अरे एक्सिस के नज़दीक वाली रेज ऐसा मान लीजिए। तो नज़दीक वाली रेज हैं, तो बीच की रेज हैं, तो पैरएक्सियल रेज कहेंगे इन्हें। तो पैरएक्सियल रेज और पेरीफेरल रेज, इस तरीके की कुछ दो रेज हमें क्लासीफाई करना होंगी, पेरीफेरल और पैरएक्सियल, बस इनको याद रखिएगा। अब आइए कहानी देखते हैं। तो बेसिकली होगा ये कि जो ये मार्जिनल या पेरीफेरल रेज, अच्छा पेरीफेरल को मार्जिनल भी बोल सकते हैं, मार्जिन पर है ना, एंड पर है। तो ये जो मार्जिनल रेज हैं ये भैया जल्दी बैंड होंगी, और ये जल्दी अगर बैंड होंगी तो ऑब्वियस है कि ये जो है यहाँ पर अपना एक फोकस बना लेंगी, है ना। एक फोकस आपको बनते हुए दिख ही रहा होगा, है ना। अरे ये जो पैरेलल रेज आती हैं भैया, तो ये फोकस पे ही तो मिलती है ना, मतलब इनकी इमेज भी जो है ना फोकस पे ही बनती है ना। तो यार ये सिर्फ ना सिर्फ फोकल पॉइंट है पेरीफेरल रेस का, बल्कि ये इमेज पॉइंट भी है, इमेज भी बनती है यहाँ पे। बट एनीवे अभी फिलहाल फोकस ही रहने देते हैं। तो ये जो फोकस है बेसिकली ये पेरीफेरल रेस का है, पेरीफेरल, पीई लिख देता हूँ इसको, FPE लिख देता हूँ।
ये पेरीफेरल रेज हैं, पेरीफेरल रेज। अब ये जो है अपना दूसरी रेस का दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ मैं पैरेक्शियल रेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पैरेक्शियल रेज हैं ये तो कहीं दूर जाके फोकस बनाएंगी ना, ये तो कहीं जो है दूर जाके फोकस बनाएंगी, यहाँ कहीं इनका फोकस बनेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो इनका जो फोकस है वो कहीं और बन रहा है, तो ये जो जगह है दैट इज द फोकस। इनका जो फोकस है ये वाला, इस जगह का नाम है एफ पी ए, एफ पी ए, पैरेक्शियल। पैरेक्शियल का फोकस वो क्या था, पेरीफेरल का फोकस था, पेरीफेरल का फोकस। ये क्या है, पैरेक्शियल का फोकस है, पैरेक्शियल, पेरीफेरल, पैरेक्शियल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अरे तो भैया दो दो फोकस हो गए, अरे बाहर की रेस के लिए अलग, बीच की रेस के लिए अलग, ये क्या चक्कर है? ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा था। हमने जो अब तक पढ़ते आए कहानी, उस कहानी में तो ऐसी हुआ करता था कि भाई एक ही फोकस होता था, तो एक ही इमेज बनती थी। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी इमेज एक नहीं बनेगी। अब आप बोलेंगे कि सर क्या दो इमेज बनेगी? नहीं, ये तो ऐसा मान लीजिए, ये तो ऐसा मान लीजिए कि ये वाली जो रेज है ना, सुनो सुनो ध्यान से, बहुत गौर से सुनो, ये जो दो रेज हैं, ये वाली और ये वाली, मान लो बिल्कुल है ना टच हो रही है यार, बिल्कुल टच हो रही है, किससे, एक्सिस से। तो ये है ना एकदम दूर से दूर, मतलब यहाँ पे फोकस बना रही है, एकदम दूर से दूर फोकस, यहाँ फोकस बन रहा है। और ये मान लीजिए ना कि बिल्कुल दूर है, मतलब बिल्कुल है ना, समझो एज पे आ गई है, एज पे, यहाँ पर आ गई है, एकदम एज पे, लेंस की एकदम एज पर है। तो ये नजदीक से नजदीक फोकस बना रही है, मतलब यहाँ फोकस बना रही है, एकदम नजदीक से नजदीक फोकस बना रही है। तो अगर सबसे ज्यादा बीच की रेज फोकस बनाएंगी तो सबसे दूर बनाएंगी, और सबसे बाहर की जो रेज फोकस बनाएंगी वो सबसे नजदीक बनाएंगी। तो ये दो एक्सट्रीम फोकस हो गए, एक्सट्रीम फोकस। तो इनके बीच की जो रेज हैं, इनके बीच में भी तो रेज होंगी ना यार, इनके बीच की जो रेज हैं वो फोकस कहाँ बनाएंगी, इनके बीच में फोकस रेज बनेंगे, इन दोनों फोकस के बीच में बनेंगे फोकस, यानी कि इमेज इनके बीच में बनेगी। अरे यार, यानी कि हर रे एक्चुअल में अलग अलग बैंड होगी ना, क्योंकि वो हर एक रे अलग अलग प्रिज्म पे गिर रही है, हर एक रे अलग अलग प्रिज्म पे गिर रही है, तो भैया उनके फोकस बीच में आएंगे। अरे तुम यार समझो इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि मान लो यार, मान लो, बिल्कुल ऐसा मान लो, रुको रुको मैं बनाता हूं एक बार फिर से, तो थोड़ा ज्यादा आइडिया तुम लोग को आएगा। मान लो कि बिल्कुल जो ये अपना ये वाली रेज है ना यार, बिल्कुल क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल जो टच हो रही है, बिल्कुल टच, ये वाली एकदम दूर फोकस बनाएंगी। तो चलो ये वाला फोकस बन गया, इन्होंने जो फोकस बनाया वो इधर बन गया, इधर, ये हो गया पैरेक्शियल का फोकस। और जो बिल्कुल ये वाली लास्ट वाली आखिरी आखिरी जो लेंस पे गिर रही है, तो इन्होंने जो फोकस बनाया बिल्कुल ये सबसे नजदीक वाला फोकस बनाया, तो इधर बना दिया। अरे तो भैया जो बीच की रेज होंगी वो कहाँ बनाएंगी, इन दोनों के बीच में ही तो बनाएंगी। तो ये जो फोकस इनके बीच में बनेंगे, अरे भैया ये क्या करेंगे, ये जो फोकस इनके बीच में बनेंगे तो ये क्या करेंगे, मतलब इमेज जो है ना बन रही है, एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, उसी से बेसिकली इमेज बन रही थी, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, एक्सटेंडेड बन रही है। मतलब ये जो पतलू पतलू सा था ना, अरे ये मोटू मोटू सा हो गया है, मतलब ये इतना चौड़ा हो गया। बल्कि इसको यार कैसे दिखाऊं, रुको तुम लोग समझने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसा हो गया है एकदम, है ना, ऐसा मोटू सा एरो बन गया समझ लो। मतलब एक पॉइंट साइज या एकदम वन डायमेंशनल चीज है ना, बिल्कुल टू डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुकी है, इतनी चौड़ी हो गई है। तो एक अगर यहाँ पे पॉइंट रखा होता, सपोज इन्फिनिटी पे रखा होता, तो इतना मोटू पॉइंट मिलता, समझ रहे हो, मतलब अब पॉइंट मोटू तो नहीं हो सकता, बट ठीक है मान लो कि मोटू पॉइंट है। एनीवे कहने का मतलब ये है कि जो है ऑब्जेक्ट जैसा है ना, उसकी ट्रू इमेज नहीं बन पा रही, तो हो गया ना एबिरेशन। अच्छा बाय द वे, इस एबिरेशन को हम लोग है ना एक्सियल स्फेरिकल एबिरेशन कहते हैं। एक्सियल, एक्सियल क्यों, क्योंकि एक्सिस के अलोंग इसकी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब यानी कि जो चीज़ जीरो साइज की होना चाहिए थी उसका चौड़ाई हो गई ना, मतलब चौड़ाई इधर एक्सिस पर चौड़ाई बढ़ गई है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सियल स्फेरिकल एबिरेशन। मतलब स्फेरिकल एबिरेशन तो है क्योंकि लेंस स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल होने की वजह से ये बहुत सारे प्रिज्म से बनी हुई है, बहुत सारे प्रिज्म से बने होने की वजह से हर एक प्रिज्म का एंगल अलग अलग है, तो बेंडिंग अलग अलग है, इसलिए बहुत सारे फोकस मिल रहे हैं, तो सारे फोकस मिला के एक चौड़ा सा फोकस बना रहे हैं, यानी कि इमेज भी चौड़ी सी बन रही है। तो ये जो चौड़ाई है की वजह से इसका नाम, मतलब मान लो कि एक्सिस पे चौड़ाई बढ़ रही है ना, तो इसका नाम हमने रख दिया है एक्सियल।
और स्फेरिकल तो था ही, तो स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन। ये लॉन्जिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अलोंग द लेंथ है ना, लेंथ मतलब यानी कि अगर आदमी यहाँ से चल के आगे बढ़े, इस डायरेक्शन में मूव करे, तो ये लॉन्जिट्यूडनली मूव कर रहे हैं ना, मतलब इसका तो ये मतलब है ना कि लॉन्जिट्यूडनली मूव कर रहे हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन भी कह सकते हैं। स्फेरिकल एबरेशन का दूसरा नाम अभी यहाँ पे आपको पता चल गया, एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन या लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है भाई, समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में भी नाम जो होता है ना आदमी देता क्यों है, क्योंकि आगे जाके उसे कंडीशंस ऐसी भी मिलती हैं जहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो फिर वहाँ पर जो है नाम फिर नया कुछ सोचना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पहले से नाम इतना डिटेल्ड दे दो कि जब दूसरी चीज़ मिलेगी तो दूसरी चीज़ का भी डिटेल्ड नाम दे सको, वरना स्फेरिकल में ही अगर टाइप्स निकल आए, स्फेरिकल एबरेशन में टाइप्स निकल आए, तो फिर नाम कैसे दोगे दूसरे का, है ना। तो ये हो गया एक्सियल या लॉन्जिट्यूडनल स्फेरिकल एबरेशन। वैसे क्रोमैटिक एबरेशन में भी टाइप्स होते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा हम ज़रा लॉन्जिट्यूडनल है कि लैटरल टाइप का या कुछ और है, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम चलो मान लो कि एक्सियल क्रोमैटिक एबरेशन, सॉरी एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन है। एनीवे, आई होप आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं हो रही हैं, आइए इन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं हो रही हैं, एकदम गौर कीजिएगा। ये जो रेज है ना, मतलब ये पैरेक्शियल वाली ये पेरिफेरल वाली को यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ये मतलब अरे यार कट तो रहा है बट इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे रेस कट रही है ना यार, लाल वाली और हरी वाली कट रही है। ठीक है, तो ये जो है S1, इसको स्क्रीन 1 पोजीशन कहते हैं। कि अगर यहाँ पे स्क्रीन 1 रखी, मतलब स्क्रीन रखी गई, पहली पोजीशन पे रखी गई, तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पर हमें है ना एक थोड़ा सा यानी कि एक ब्राइट सर्कुलर पैच दिखता है, ब्राइट सर्कुलर पैच दिखता है, ब्राइट सर्कुलर पैच, और आजू बाजू में डिम सा एनवेलप दिखता है। ब्राइट सर्कुलर पैच और आजू बाजू में डिम सा एनवेलप। अब ये क्यों दिखेगा, देखिए सुनिए ध्यान से, बहुत गौर से। ये बंदे से पैच दिखेगा, ये बीच वाला, और ये बंदों से एनवेलप दिखेगा। आप बोलोगे अरे सर ये तो उल्टा कर दिया आपने, बाहर ये है तो एनवेलप इससे बनना चाहिए, और अंदर ये है तो इससे पैच बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। जो ज्यादा बेंड करता है ना वो बीच में होता है, जो कम बेंड करता है ना, अबे जिसकी बेंडिंग कम है वो बाहर होता है। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, मैं भले अच्छे से बना नहीं पाया बट लॉजिकली सोचो। जो कम बैंड कर, मतलब कम बैंड हो रहा है ना, उसका ही एनवेलप बनेगा, और जो ज़्यादा बैंड हो रहा है भैया वो बीच में आएगा, याद रखना। तो ये ज़्यादा बैंड है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, तो ये बीच में आएगा, तो इसका बन गया ब्राइट सर्कुलर पैच। तो ये पैच है ना दरअसल पेरीफेरल रेस का पैच है, और ये जो एनवेलप है ना ये पैरेक्शियल रेस का एनवेलप है। इस बात को ज़रा मन में बिठा लीजिए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो पैच बन रहा था बीच में, पैच बन रहा था बीच में, अरे भैया ये पैच 0 साइज का हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो रेज जो थी बीच वाली मर्ज हो गई ना, तो ये पैच 0 साइज का हो जाएगा, मतलब फोकस बन जाएगा, पैच ही फोकस बन जाएगा। अरे पैच आगे जाके फोकस बन जाएगा ना। अरे भाई ये जो पैच यहाँ पे था, ये पैच पेरिफेरल रेस का अब एक पॉइंट बन चुका है। और एनवेलप, एनवेलप तो अभी भी चौड़ा है, एनवेलप तो अभी भी चौड़ा है ना यार। अरे इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन ऑफ द स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एनवेलप, हरी लाइंस का एनवेलप अभी भी चौड़ा है। हाँ पहले से थोड़ा कम है, लेकिन है तो चौड़ा ना। तो अभी भी हमें एनवेलप दिखेगा, और बीच में जो है पेरिफेरल रेस का पैच, मतलब पैच से पॉइंट बन जाएगा, फोकल पॉइंट बन जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा कि, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो तीसरी पोजीशन यहाँ देख लीजिए, तीसरी पोजीशन यहाँ देखिए, फिर से लाल वाली रेज और हरी वाली रेज एक दूसरे को काट रही हैं। ध्यान से देखो, लाल और हरी पे फोकस करो, ये एक दूसरे को काट रही हैं। इसका नाम है पोजीशन S3, स्क्रीन की थर्ड पोजीशन यहाँ पे काट रही है। अब यहाँ पे जो बीच वाला बंदा है फिर से फैल रहा है, तो बीच वाला बंदा फैल रहा है, और अच्छा हरा वाला सिकुड़ रहा है। हरा वाला भी तो पूरी तरह सिकुड़ा नहीं है, हरा वाला छोटा हो रहा है, लेकिन ये बीच वाला बंदा फैल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम कहेंगे कि बीच वाला जो पेरिफेरल रेस का जो पैच है वो अब फैलना शुरू हो गया, और जो एनवेलप है वो दबना शुरू हो गया, एनवेलप दबना शुरू हो गया। तो ये जो एनवेलप है पैरेक्शियल रेस का, ये दबना शुरू हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वो दबना शुरू हो गया, कम हो गया। तो अ वेरी थिन एनवेलप इज फॉर्म्ड अराउंड अ सर्कुलर पैच।
अब अगर हम इस पोजीशन पे पहुंचे जो कि चौथी पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला पैच था एकदम फैल गया, मतलब लाल रेस से जो बना हुआ जो पैच है वो एकदम फैल गया, मतलब अब उसका एनवेलप बन गया। अब एनवेलप उल्टा मतलब उसका बन गया है, किसका बन गया है, पेरिफेरल रेस का, और बीच में डॉट बन चुका है, मतलब यही मतलब सॉरी जो एनवेलप था, एनवेलप सिकुड़ के जो है, अरे समझिए, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाके वापस से देखिए, अरे बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा क्या आसान कोई समझाएगा। तो अब जो एनवेलप है, अब वो एक पॉइंट बन गया ना, तो ये बन गया आपका पैरेक्शियल रेस का फोकस। तो ऐसी 4 डिफरेंट पोजीशंस स्क्रीन की हैं जहाँ पे 4 हरकतें हो रही हैं। तो पहले जो लाल वाली लाइंस हैं उनका पैच है और हरी वाली का एनवेलप है, फिर लाल वाले का फोकस, हरे वाले का एनवेलप, फिर लाल वाले का फोकस वापस से मोटा हो रहा है, हरे वाले का एनवेलप पतला हो रहा है, फिर हरे वाले का पॉइंट बन गया और लाल वाले का एनवेलप बन गया। तो इस तरीके से आप 4 डिफरेंट पोजीशंस पे 4 चीज़ें होते हुए देख सकते हैं। तो अच्छा, बाय द वे, ये जो S3 है ना, ये बहुत ही मस्त पोजीशन है। S3 जो पोजीशन है, जहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ऑलमोस्ट मर्ज हो रहे हैं ना, मतलब जो भैया बीच वाला जो एग्जैक्ट पॉइंट था, वो पॉइंट थोड़ा सा फैल गया और बाहर वाला जो एकदम फैला हुआ था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो यानी कि जो है आपका लाल वाली और हरी वाली लाइंस का फोकस है ना, ऑलमोस्ट मर्ज हो रहा है एक दूसरे से। तो ये जो S3 पोजीशन है, इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन ना इसे कहेंगे S2 को, ना S4 को कहेंगे। अरे भैया, वहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक का फोकस है और दूसरे का बड़ा एनवेलप है, एक का फोकस है दूसरे का बड़ा एनवेलप है। अरे समझो, एक का फोकस दूसरे का बड़ा एनवेलप, एक का फोकस दूसरे का बड़ा एनवेलप, तो उसे नहीं कहेंगे। अरे बल्कि उनका जो एवरेज है बीच में कहीं पे है, मतलब इन सब चीज़ों का एक एवरेज मतलब एकदम एग्जैक्ट एवरेज मत समझो, मिड पॉइंट मत समझो, मतलब जो भी जगह है वहां पर कहेंगे सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो S3 पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, जो कि FPE और FPA के बीच में लाई करेगा। FPE और FPA के बीच में कहीं तो लाई करेगा, बीच में मतलब एग्जैक्टली मिडवे नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं, कहीं तो बीच में लाई करेगा। तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, और उसी को हम जो है एवरेज फोकल पॉइंट लेंथ का मान लेते हैं, उसी को F करके लिखते हैं फोकल पॉइंट। तो फोकल लेंथ वहीं तक की होती है। तो आप समझ रहे हैं कि रियलिटी कुछ अलग है, हम जिसे फोकस मानते चले आए थे वो फोकस नहीं, बल्कि सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन की जगह एक्चुअल में तो फोकस तो और बड़ा है, फोकस तो फैला हुआ है। चलो खैर, तो ये था हमारा स्फेरिकल एबेरेशन। अब इसको रिड्यूस करने के मेथड जो है हम सीखेंगे अगले वीडियो में।